अनाप्रस्त और खामोश मोहब्बत, दिल को छू लेने वाली सबक आमोज कहानी। आंटी कहाँ हैं जी? वो हाथ में बर्तन पकड़े मेरे कमरे में दाखिल हुई। मोहतरमा, ना तो ये उम्मी जान का कमरा है और न किचन के तुम यहाँ उम्मी जान को तलाश करती फिर रही हो, इसने मासूमियत से कहा। आपके कमरे का दरवाजा खुला था इसलिए चली आई, सॉरी, मुआफी चाहती हूँ। मुआफी मांगने के बहाने मत तलाशा करो और अब बराए मेहरबानी तशरीफ ले जाएं। मैं उसे जलील करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। वो सर झुकाए बाहर निकल गई। वो हमारे पड़ोसी अंकल एहसन मजीद की बड़ी बेटी सायरा थी। मुझसे मोहब्बत की दावेदार थी और कभी इजहार की जुर्रत नहीं कर पाई थी। मुझे भी पसंद थी मगर जाने क्यों उसे सताने में मजा आता था। इसके हर काम में कीड़े निकालना, इसे हर वक्त तंजिया तीर का निशाना बनाना, इसकी किसी बात को भी जानबूझ कर ना समझना मेरी आदत बन गई थी। और वो भी अजीब मिट्टी की बनी थी कि मेरी हर ख्वाहिश, हर तमन्ना, हर बात पर अमल करना अपना फर्ज समझती थी। जमीला, ये क्या वाहियात कलर पहना हुआ है? मैंने छोटी बहन जमीला के गुलाबी लिबास पर तंज किया। औरतों को सिर्फ काला लिबास जचता है, समझी? जमीला कहाँ चुप रहने वाली थी, झट से बोली, भैया, ये रोब अपनी होने वाली जोरू पर झाड़ना, मेरा जो जी चाहेगा वो पहनूंगी। सायरा जमीला की गहरी सहेली थी और इस वक्त भी जमीला के पास बैठी थी। गुलाबी कलर के लिबास में गुलाब के फूल की मानिंद खिली हुई फूल की जुड़वां बहन लग रही थी। मेरी बात पर तबसरा किए बगैर वो खामोश बैठी रही। यूं लग रहा था जैसे इससे कोई गुनाह सरजद हुआ हो। शाम को जब वो जमीला से मिलने आई तो काले लिबास में थी और उसके बाद मैंने इसे हमेशा काले लिबास ही में देखा। उम्मी जान, कभी कस्टर्ड भी बनेगा इस घर में? खाने के बाद मैंने हस्बन आदत हंगामा शुरू किया। ये लड़के बावला हुआ है क्या? रात मीठे में कस्टर्ड ही तो बना था, इतनी जल्दी भूल गया। उम्मी जान ने मुंह बनाते हुए कहा, हालांकि उम्मी नहीं जानती थी कि मैं ये किसे सुना रहा हूं। सायरा उस वक्त जमीला के कमरे में मौजूद थी और ये नामुमकिन था कि इसने मेरी बातों को ना सुना हो। दिन को भी बन जाता तो क्या हम गरीब हो जाते? मेरी बहस जारी रही। ये कभी नहीं सुधरेगा। उम्मी जान बुड़बुड़ाते हुए किचन में घुस गई और फिर शाम को कस्टर्ड का बर्तन उम्मी जान के हवाले करते हुए वो कह रही थी, आंटी, आज उम्मी जान ने कस्टर्ड बनाया और कहा मेरी बहन को भी दे आओ। शुक्रिया बेटी, उधर फ्रिज में रख दो, मैं खुद बनाने लगी थी। साकिब की जिद होती है रोजाना, कभी बनाना याद रहता है, कभी भूल जाती हूँ और जिस दिन भूल जावे तो आसमान सर पर उठा लेता है। कस्टर्ड फ्रिज में रखकर सायरा जमीला के कमरे में घुस गई और उसके बाद हर दूसरे दिन अंकल एहसन के घर में कस्टर्ड बनने लगा, जिससे एक बर्तन हमारे घर भी जरूर आ जाता। दोनों घरों के ताल्लुकात इतने अच्छे थे कि इस बात को उम्मी जान हमारे घर के किसी दूसरे फर्द ने अहमियत नहीं दी थी। जहर लगती है मुझे औरतों के हाथ पर मेहंदी। जमीला को अपनी भांजी अक्सा के हाथों पर मेहंदी के डिजाइन बनाते देखकर मैं तबसरा करने से बाज ना आ सका। अक्स ने मासूमियत से पूछा, क्यों मामू? अबू जान तो कहते हैं औरतों के हाथों पर मेहंदी अच्छी लगती है। मैंने कहा, बस मुझे अच्छी नहीं लगती गुड़िया। ये कहकर मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सायरा भी जमीला से मेहंदी लगवाने के लिए आई थी क्योंकि जमीला को इस काम में काफी महारत हासिल थी। मैं जब लिबास तबद्दुल करके बाहर निकला तो सायरा बगैर मेहंदी लगवाए वापस जा रही थी। जमीला ने हैरानी से पूछा, सायरा, तुम कहाँ चल दे? मेहंदी नहीं लगवानी? बाजी, कल लगवा लूंगी, अभी मुझे एक काम याद आ गया है। ये कहकर वो बाहर निकल गई। वो यूं ही करती, हमेशा मेरे मुंह से निकले अल्फाज उसके लिए हुरूफी आखिर होते थे और मैंने कभी भी सीधे तौर पर इससे बात नहीं की थी। बस किसी भी तीसरे बंदे की आदत लिबास वगैरह को टोक देता और वो झट इस पर अमल कर जाती। ये सिलसिला चलता रहा। वो मेरी पसंद के सांचे में ढलती गई। मैंने लिपस्टिक पर नाक चढ़ाई, इसके गुलाब की पंखड़ियों से होंठ सुर्खी से महरूम हो गए। सुवरमे को पसंदीदा कहा, इसकी हिरनी जैसी आंखें सुरमे की आमाजगा बन गईं। कांच की चूड़ियों को अच्छा कहा तो गिंदोमी रंगत की रेशमी कलाइयां कांच की हथकड़ियों से सज गईं। मैंने कहा, जमीला, कभी प्रानिदा भी बांध लिया करो। और फिर सायरा के काले बाल प्रांदे की गिरफ्त में आ गए। इस सब के बावजूद इसने कभी इकरारे मोहब्बत नहीं किया था।
कभी ये नहीं कहा था कि मुझे तुम अच्छे लगते हो, कभी मोहब्बत भरा खत नहीं लिखा था, और मैं मुंतजिर था कि वो इजहार करे, कहे कि मगर मेरा ये ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। मैं अपनी अना के खौल में सिमट गया। इससे बेएतनाई बरतने लगा। वो घर आती, मैं बाहर निकल जाता। वो किसी सवाल पूछने के बहाने मेरे करीब आती और मैं मेरे पास वक्त नहीं है कहकर इसे दे उत्कार देता। अबू जान हर माह के आखिर में पूरी फैमिली को पिकनिक के लिए ले जाते। एक दिन सायरा ने भी हमारे साथ जाने के लिए घर से इजाजत मांगी, जो आसानी से मिल गई, मगर मैं इस दिन तबीयत की खराबी का बहाना करके घर पर ही रुक गया। मैं इसे एहसास दिलाना चाहता था कि वो मेरे लिए कितनी काबिल नफरत है, और यही वो तरीका था जिससे वो मेरे कदमों में झुक जाती, मोहब्बत की भीख मांगती, मेरी अना को तस्कीन मलती और उसके बाद में इसे अपनाने में देर न करता। आखिर मुझे भी तो वो बहुत अजीज थी, मगर अपनी सारी चाहत, बेपाया मोहब्बत के बावजूद वो मेरी ये शर्त पूरी करने में नाकाम रही। इसकी हर अदा, हर हरकत, हर इशारा चीख चीख कर मुझे यकीन दिलाता। साकिब, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मुझे अपना लो, अपने अबू को हमारे घर भेज दो ना प्लीज मेरे अच्छे साकिब। साकिब, मैं तेरी हूँ, क्या तुम्हें मेरी आंखों में लिखी तहरीर पढ़नी नहीं आती? क्या मेरी हरकत से पता नहीं चलता? जरूरी तो नहीं कि मैं चाहत के इजहार के लिए अल्फाज का सहारा लूं, तुम क्यों नहीं समझते? शर्म और हया औरत का दूसरा नाम है। मोहब्बत होने के बावजूद औरत इजहार की कुदरत से महरूम होती है। मैं कैसे कहूं कि मुझे तुमसे मोहब्बत है? क्या मेरा हर अमल मेरे एहसासत का तर्जुमान नहीं है? साकिब, तुम मर्द हो, इजहार की जुरत से लबरेज तुम्हें कोई शर्म आने नहीं है। प्लीज मुझे टूटने से बचा लो, सिर्फ एक बार पहल कर लो, मैं अपने आप को तुम पर निछावर कर दूंगी, किसी आजमाइश से नहीं घबराऊंगी, हर इम्तिहान में तुम्हारे साथ खड़ी है कर दिखाऊंगी। मगर मैं पत्थर बन गया। मेरी अना का खौल रोज बारोज मजबूत होता गया। मैं झुकने के लिए तैयार नहीं था। अगर वो चाहत की दावेदार थी तो इसे इजहार करना चाहिए था, हालांकि सोचा जाए तो इसे झकना नहीं कहते। अगर वो चाहत की दावेदार थी तो ये जुर्म तो मुझसे भी सरजद हुआ था। और फिर एक दिन मेरी अना ने अजीब रंग दिखाया। इस दिन अबू जान ने शादी के मौजू पर मुझसे मशवरा किया था। साकिब बेटे, एहसन साहिब बहुत अच्छे, उम्दा और जबरदस्त शख्सियत के मालिक हैं, और उनकी बेटी सायरा मुझे जमीला ही की तरह अजीज है। तो अबू जान, मैं जान बोझ कर अनजान बन गया तो ये कि वो इस काबिल है कि इसे बहू बनाकर मैं फख्र कर सकूं। अबू जान ने वाज़े अल्फाज में इशारा दे दिया। अबू जान, अब जानते हैं मेरी तालीम अधूरी है। मैं जब तक अपने पांव पर खड़ा नहीं हो जाता ये मुनासिब नहीं होगा। सिर्फ मंगनी से शायद तेरी तालीम पर कोई फर्क न पड़े। यकीनन अब सही कह रहे हैं, मगर मैं फी अलहाल ऐसा नहीं कर सकता। अबू जान ने दबे लफ्जों में मुझे टोका। ओ बेटा, देर करने से एक अच्छा रिश्ता हमारे हाथ से जा सकता है। एहसन भाई एक दो मर्तबा बातों बातों में इशारा कर चुके हैं। बेटी के बाप हैं, वाज़े तौर पर तो नहीं कह सकते ना। वो वाज़े अल्फाज में कहेंगे और खुद चल कर आएंगे। अपनी लाडली बेटी की आंखों में आंसू उन्हें गवारा नहीं होंगे। मैं दिमाग में उभरी सोच को अल्फाज का जामा पहना ना सका और बात बनाते हुए बोला, पापा, हमें रिश्तों की कमी तो नहीं है। ओके बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, बूझे दिल से कहकर अबू जान वहां से उठ गए। वो नहीं जानते थे कि सायरा के शिकस्त तस्लीम करने से पहले रिश्ते की बात करना मेरी खुददारी पर ठोकर थी। मैं हार तस्लीम नहीं कर सकता था। वो मुझसे 4-5 साल छूटी थी, गोया मेरे सामने ही मैं परवरिश पाई थी, और खुद से छूटी लड़की से दब जाना मुझे कैसे गवारा हो सकता था। अबू जान के बाद उम्मी जान ने भी इस मौजू पर बात की, मगर मैं उन्हें भी टाल गया। जब उम्मी जान मुझसे राय ले रही थी, इस वक्त जमीला भी वहां मौजूद थी, और मैं जानता था कि वो सारी बात सायरा को बता देगी। इस वजह से मैंने कुछ ज्यादा ही सख्त अल्फाज में उम्मी जान को मंगनी से मना कर दिया। दूसरे दिन मेरे इनकारों का असर उसके चेहरे पे जाहिर था। उसकी आंखों में हजारों शिकवे करवटें ले रहे थे। चेहरा हसरत की तस्वीर बना हुआ था। मुझे यकीन हो गया कि वो टूट चुकी है, और अब जल्द ही अपनी शिकस्त का बाज़ाब्ता ऐलान करने के लिए इसे मेरे पास आना है। और मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। वो इतवार का दिन था। इम्तिहानात से फारिग होकर मैं कुछ सुकून में था, इसलिए दिन चढ़े तक सोता रहा। ऐसे में जमीला वहां पहुंच गई थी। इसे इतवार के दिन मेरा देर तक सोना बहुत बुरा लगता था, मगर छूटी होने के नाते कुछ नहीं कह सकती थी। दरवाजा खटखटा कर सायरा ने अंदर आने की इजाजत मांगी।
जी आ जाएं, मैं बेनियाजी से बोला। अस्सलाम अलैकुम। कमरे में दाखिल होकर उसने सलाम किया और खामोशी से खड़े होकर हाथ मरोड़ने लगी। वालेकुम सलाम। सलाम का जवाब देकर मैं अपने लिए थर्मास से चाय का दूसरा कप भरने लगा। चंद लम्हे बाद भी वो कुछ ना बोली तो मैंने सर उठाकर उसकी आंखों में झांका। जी फरमाएं। हालांकि इसकी आंखें चीख चीख कर अपनी हार का ऐलान कर रही थीं। वो हार चुकी थी, उसके असाब मेरे पे दर पे हमलों की ताब नहीं ला सके थे। इसकी रेजा रेजा अना मुझे अपने कदमों में बिखरी नजर आई। वो जी, आंटी घर में नहीं थी और मैंने जमीला बाजी को साथ ले जाना है, सोचा आपसे इजाजत ले लूं। मैं जानता था वो बिल्कुल झूठ बोल रही है। उम्मी घर में मौजूद थी। वो इजहार मोहब्बत के लिए आई थी मगर इजहार की जुर्रत नहीं कर पाई थी। मैंने इसका झूठ जाहिर करना जरूरी ना समझा और बोला, तो ले जाओ जमीला को, इससे पहले वो तमेरी घर कब इजाजत मांग कर जाती है। शायद वो शाम तक ना आ सके। इसके लहजे में गम भरा हुआ था। मैंने बेपरवाही से कहा, ठीक है बता दूंगा उम्मी जान को। फिर इसे वहीं खड़े देखकर पूछा, और कुछ? वो असल में आज हमारे घर कुछ मेहमान आ रहे हैं ना। वो जाने पर आमादा नजर ना आई। मैं जानता था वो आज अपनी अना और खुददारी हार कर ही इस कमरे से निकलेगी। पहले कभी नहीं आए आपके यहाँ मेहमान? वो झिझकते हुए बोली। इस किस्म के तो नहीं आए। क्यों, उनके सींग हैं क्या? मैंने पूछा। सायरा ने कहा, मेरे चाचा हैं जी, गांव में रहते हैं। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे तेरे चचा से क्या लेना। मेरे लहजे को खातिर में ना लाते हुए इसने मेरी मालूमात में इजाफा किया और कहा, उनका बड़ा बेटा डॉक्टर है, इसके रिश्ते के लिए आ रहे हैं। मेरे जी में आया एक जोरदार कहकहा लगाऊं। वो अपने चचा के कंधे पर बंदूक रखकर फायर करना चाह रही थी। ये नहीं जानती थी कि मैं इसकी सारी चालबाजियों से वाकिफ हूं। मेरे जज्बात को जानना इसके बस से बाहर था। अच्छी बात है ना, एक डॉक्टर का रिश्ता किस्मत वाली लड़कियों को मिलता है। मैंने इसका दिल तोड़ने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की। अचानक इसके चेहरे पर गुस्से के आसार नमूदार हुए। मुझे लगा वो झपट कर मेरा गिरबान पकड़ेगी और चीख चीख कर पूछेगी, जालिम, और किस तरह इजहार करूं? कितना नीचे गिराना चाहते हो? मगर मैं बेहिस बनकर उसकी गमगीन आंखों में झांकता रहा। इसका गुस्सा बतदरीज ढलता गया और फिर उसकी बड़ी बड़ी आंखों में मोटे मोटे आंसू छलकने को बेताब हो गए। वो सिसकते हुए तेज कदमों से बाहर निकल गई। मुझे एहसास हुआ कि कुछ गलत हो गया है। मेरे लब इसे रोकने के लिए हिले ताका इससे तफसील पूछूं कि क्या वो सच कह रही थी या झूठ। बस बहुत हो गया था। वो औरत जात होकर इस हद तक आ सकती थी तो मुझे एक कदम बढ़कर इसे थाम लेना चाहिए था। मगर अफसोस इस वक्त मेरी आवाज ने साथ ना दिया। लब हिले मगर बे आवाज। मेरी अना अब तक जिंदा थी। मेरी मगरूर सोच ने कहा, ये इजहार नहीं धमकी है कि अगर मैंने पहले मोहब्बत का इजहार ना किया, अपने वालिदैन को ना भेजा, तो वो किसी और से शादी कर लेगी। अगर मुझे इसकी जरूरत नहीं तो इसे भी मेरी जरूरत नहीं। भाव में जाव, उसके लिए डॉक्टर का रिश्ता भी आ सकता है। इन तल्ख सोचों ने मेरे होंठ सी दिए। और इससे पहले कि मैं इस बारे मजीद अपना दिमाग खराब करता, मोबाइल फोन की टोन ने मुझे अपनी जानिब मुतवज्जे कर लिया। मेरे दोस्त इकबाल की कॉल थी। जी इकबाल, मैंने कॉल वसूल की। साकिब के बच्चे, याद नहीं है आज हैदराबाद जाना है? वो सख्त गुस्से में था। ओह सॉरी यार, अब मुझे एकदम अपने दोस्त वाजिद की शादी याद आ गई। वो हमारा हम उम्र और क्लास फेलो था। 7वीं क्लास तक वो हमारे गांव में ही पला बड़ा था, मगर उसके बाद वो फैमिली समेत हैदराबाद शिफ्ट हो गए थे। लेकिन ये मामूली फासले हमारी दोस्ती की राह में रुकावट नहीं बने थे। हमारा राब्ता पहले दिन की तरह कायम था। सारी के बच्चे, जल्दी आओ, मैं रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रहा हूं। मैंने जल्दी जल्दी बैग में 2-3 जोड़े कपड़े और 1-2 जरूरत की चीजें रखी और चलने के लिए तैयार हो गया। हमें वहां 2-3 दिन लग जाने थे। अबू जान से मैं पहले ही इजाजत ले चुका था। उम्मी जान को इत्तला देकर मैं घर से निकल आया। इकबाल बेचैनी से मेरा मुंतजिर था। हैदराबाद स्टेशन पर वाजिद हमें रिसीव करने पहुंचा हुआ था। अगला पूरा हफ्ता शादी के हंगामों की नजर हो गया। शादी की तकरीबात में सबसे मुनफरिद मंजर मुझे दुल्हन की रुखसती का लगा। वालिदैन के घर से रुखसत होते वक्त माँ बाप और बहन भाइयों के गिले लगकर रोना।
खुशी और दुख का अजीब इम्तिजाज था। मेरे जहन में सायरा का ख्याल आ गया। शायद वो भी मेरी दुल्हन बनते वक्त यूं ही आंसू बहाए, ये सोच मेरे लबों पर मुस्कुराहट ले आई। इसके साथ मुझे इससे आखिरी मुलाकात याद आ गई। मेरी याददाश्त ने इसके अल्फाज दोहराए। इसने कहा था इसे डॉक्टर का रिश्ता आया है। तब मैंने सोचा कि सायरा के भी नाक में दम कर दूंगा, डॉक्टरनी साहिबा कह कर। हाँ, यही खिताब ठीक रहेगा शादी के बाद। और फिर इसी वक्त मैंने फैसला कर लिया कि जाते ही इससे इजहारे मोहब्बत कर दूंगा, सारी शिकायतों को हल कर दूंगा, पिकनिक और आउटिंग पर भी ले जाऊंगा। इससे ज्यादा एक हयावाली को आजमाना मुनासिब नहीं था। और इन अबू जान और उम्मी जान ने भी मेरे फैसले की तारीफ करना थी। इसके बाद हम शाम के वक्त गांव वापस पहुंच गए। इकबाल को अलविदा कहकर मैं अपने घर की जानिब बढ़ गया। दरवाजा इशा की नमाज के बाद ही लॉक कर दिया जाता था, इसलिए मुझे दस्तक देने की जरूरत ना पड़ी। घर में दाखिल होते वक्त मुझे अजीब सा एहसास हुआ जैसे कोई भी मौजूद ना हो। अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए मैंने उम्मी जान को आवाज दी, उम्मी जान, मैं आ गया हूं। मगर मेरी पुकार के जवाब में अबूजान कमरे से निकले और कहा, तुम्हारी उम्मी और बहन एहसन साहिब के घर गई हुई है इस वक्त। मुझे हैरानी हुई, मगर अबू जान मेरे सवाल से पहले अपने कमरे में गायब हो चुके थे। मैं सर झटकता हुआ अपने कमरे में दाखिल हो गया। इशा की अजान के बाद उम्मी और जमीला भी वापस आ गईं। इस वक्त मैं ड्राइंग रूम में टीवी के सामने बैठा था। उन्हें घर में दाखिल होता देखकर मैं तंज से बाज ना रह सका। बड़े सैर सपाटे हो रहे हैं। मेरी बहन जमीला अपनी आदत के मुताबिक खामोश नहीं बैठी और तंज कर दिया कि खुद अपने दोस्त की शादी के लिए हैदराबाद में हफ्ता गुजार आए हैं और हमें पास पड़ोस में जाकर सहेली की शादी में शिरकत पर ताने दिए जा रहे हैं। मैंने हैरानी से पूछा, कौन सी सहेली? जमीला ने कहा, मेरी एक ही सहेली है, सायरा एहसन मजीद। क्या? मुझे लगा मेरी सांस रोक रही है। दिल इतनी शिद्दत से धड़का के सीने से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया। मेरे चेहरे पर वहशत भरे आसार नमूदार हुए। उम्मी जान कमरे में जा चुकी थी और जमीला टीवी स्क्रीन की जानिब मुतवज्जे थी, इसलिए मेरे तासुरात से बेखबर रही। अलबत्ता मेरे किया पर इसे हैरानी जरूर हुई थी। फिर अचानक जमीला को याद आया कि मैं तो हफ्ता भर से गायब हूं। तब उसने कहा, आपको पता नहीं है? हाँ, आप तो शायद इस दिन दोस्त की शादी में चले गए थे ना। बस जिस दिन आप गए इसी दिन इसके कजिन का रिश्ता आ गया। बड़ी पसोपेश के बाद अंकल ने हाँ की, क्योंकि इसका भाई झट मंगनी पे शादी ऊपर जोर दे रहा था। इसके बेटे ने हाल ही में MBBS मुकम्मल किया है। इसी हफ्ते इसने लंदन के लिए रवाना होना है। और वहाँ का कल्चर ऐसा नहीं कि कोई शरीफ लड़का भी वहाँ पारसा रह सके। बजाय इसके कि इसका बेटा वहाँ से फारीन की दुल्हन साथ ले आता, बाप ने देसी दुल्हन का इंतजाम कर दिया। यकीन करो बड़ी नसीबों वाली है मेरी सहेली सायरा, हालांकि बड़ी होजत की थी अंकल एहसन ने। वैसे उनकी हिचकिचाहट की असल वजह तो आप थे, क्योंकि वो गरीब अब तक एहसास में थे कि हम सायरा का रिश्ता मांग लेंगे और घर की बात घर में रहेगी। मगर जब अबूजान ने भी इतने उम्दा रिश्ते की तरफदारी की तो उन्हें मजबूर होकर मानना पड़ा। वो चचा बाप जैसा ही होता है, मगर अपने घर से तो दूर हो जाएगी ना सायरा। जमीला और भी बहुत कुछ बताती रही, मगर मेरे दिमाग में साई साई हो रही थी। अगर वो टीवी स्क्रीन की जानिब मुतवज्जे ना होती तो मेरा वहशत ज़दा चेहरा देखकर जरूर हैरान रह जाती। मैं इसे बोलता छोड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो हैरानी का इजहार किए बगैर टीवी की तरफ मुतवज्जे रही। इसके ख्याल के मुताबिक मैं इसकी सहेली को नापसंद करता था। कमरे में घुसते ही जब्त का लावा फूट पड़ा और गर्म सयाल मेरा चेहरा भीगने लगा। मेरी जिद और हिट धर्मी ने यह दिन दिखाया था। सायरा, मैंने सिसकी भरी। मेरे आंसू बहते रहे, मगर रोने से दिल का बोझ हल्का ना हो सका। मैंने उठकर अलमारी खोली। एक खाने में इंतहाइफ का ढेर लगा था जो मैं उसकी हर सालगिरह पर खरीद कर अलमारी की जीनत बना देता। मेरा इरादा था कि जिस दिन वो इजहार मोहब्बत करेगी ये तमाम उठाकर उसके हवाले करूंगा। वो मेरे इन अज़ाइम से बेखबर थी और उसके नजदीक मैंने कभी भी इसे तोहफा देना गवार नहीं किया था। इसके बावजूद मेरी हर सालगिरह पर वो बड़े प्यार से कोई ना कोई तोहफा जरूर लाती।
इसके तमाम तोहफे मैंने संभाले हुए थे। इसकी दी हुई घड़ी हमेशा मेरी कलाई की जीनत बनी रहती, मगर घर के अंदर में इसे आस्तीन में छुपाए रखता कि वो देख ना ले। इसका दिया हुआ कीमती फाउंटेन पेन में सिर्फ डायरी लिखने के लिए इस्तेमाल करता था। इसने रोमानी नावलों का सीट भी मुझे गिफ्ट किया था। हर नावल में 2-3 बार पढ़ चुका था। इसका मोबाइल मैंने संभाल कर रखा था कि इसे पहली कॉल इस मोबाइल फोन से करूंगा। मैंने इसका दिया हुआ क्रीम कलर का सूट पहन लिया। ये मैंने पहली मुलाकात के लिए रखा हुआ था। मेरे सारे ख्वाब, सारे इरादे, सारे अज़ाइम अना की भींत चढ़ गए थे। इसने कई बार ढके छुपे और वाज़े अंदाज में मुझे अपनी जानिब मुतवज्जे करना चाहा था, मगर नाकाम रही थी। मैंने कुछ ज्यादा ही इंतजार कराया था इसे। जमीला खाने का पूछने आई तो मैंने बहाना कर दिया और कहा कि ओ दिल नहीं चाह रहा, देर से खाया था। वो खामोशी से वापस मुड़ गई। सारी रात मैंने अंगारों पर लूटते गुजारी। किसी करवट चीन नहीं आ रहा था। अगले दिन इसकी बारात ने आना था। मैं कमरे से बाहर ना निकला। फिर मुझे शहनाई की गूंज सुनाई दी। शायद बारात पहुंच गई थी। इसी वक्त मेरी बहन जमीला मेरे कमरे में आ गई। उसने कहा, भैया, किसी इंसान से इतनी नफरत भी अच्छी नहीं होती। अब तो वो हमेशा के लिए इस घर, इस महल्ले से जाने वाली है। जाते जाते तो इससे मिल लो, क्या सोचेगी वो। फिर अंकल एहसन मजीद को कितनी तकलीफ होगी। दोनों घरों के इतने करीबी ताल्लुकात हैं और आप 2 कदम भी चलकर नहीं जा सकते। जमीला अपनी बात कहते हुए मेरे करीब आई और मेरे ऊपर से कंबल खींच लिया, मगर मेरे चेहरे पर नजर पड़ते ही वो घबरा गई। मेरी आंखें लाल अंगारा हो रही थीं। भैया, क्या हुआ? खैर तो है? इसने मेरा जलता माथा छेबवा। ओफ, आपको तो बहुत तेज बुखार है, प्लीज लेटे रहिए। मैंने हिम्मत करके उठते हुए कहा, नहीं मैं जाऊंगा। अपनी जिंदगी जहन्नम बनाने वाला मैं खुद था। अब चोरों की तरह मुंह छुपाने से कुछ नहीं हो सकता था। जमीला मुझे रोकते हुए कहने लगी, भैया, इतना भी जरूरी नहीं है, पहले आपकी अपनी सेहत है। फिर मैं चप्पल पहनकर बाहर निकल आया। वो कपड़े जो मैंने इसे खुश आमदीद कहने के लिए संभाल रखे थे, उसे अलविदा कहने के लिए पहनने पड़ गए थे। अंकल एहसन के घर के दरवाजे पर एक सजी सजाई कार खड़ी थी। मैं उनके घर में दाखिल होकर थोड़ा सा ही आगे बढ़ा था कि इसी वक्त इसे कमरे से बाहर लाया गया। सुर्ख दुल्हन के जूड़े में वो कोई हुस्न की देवी दिखाई दे रही थी। रिवायती दुल्हनों के बरक्स इसने गेओनगेट उठाया हुआ था। इसके चेहरे के तासुरात बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहे थे। लगता ही नहीं था कि वो हमेशा के लिए इस घर से रुखसत हो रही है। इसकी आंखें बिल्कुल खुश्क थीं। मुझ पर नजर पड़ते ही इसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट उभरी। मैं फटी फटी निगाहों से इसे घूरता रहा। मुझे लगा मैं गिर पड़ूंगा। इसका हर बढ़ता कदम गोया मेरे बदन से रूह निकाल कर ले जा रहा था। और फिर मुझसे सब्र ना हो सका। अश्कों का सैलाब पलकों का बांध तोड़कर बह निकला। इसकी नजरें मुझ पर गड़ी थीं। वो ठिठक कर राकी। इसकी आंखों में पहले हैरानी और फिर कर्ब भरे तासुरात नमूदार हुए। इसके साथ अचानक इसके हल्क से एक दिल खराश चीख निकली और वो अपनी आंसू बहाती वालिदा से लिपट गई। शायद मेरी आंखों से बहता पानी मुझे रुसोई कर देता, मगर उसकी लर्जा खेज चीख और पुकार ने सबको इसकी तरफ मुतवज्जे कर दिया और मेरे आंसुओं की लाज रह गई। इस पर पहली बार मेरी खामोश मोहब्बत का राज अफशा हुआ था। ये राज इसके जख्मों पर नमक छिड़कने की तरह थे। कार के अंदर बैठने से पहले इसने मुड़कर मेरी जानिब देखा और मैंने दोनों हाथ जोड़ दिए। अना और खुददारी का दावेदार मोहब्बत की देवी से मुआफी चाह रहा था। जब तक वो मेरी जानिब देखती रही मेरे हाथ बंधे रहे। वक्त जैसे ठहर सा गया था। फिर वो गाड़ी में बैठ गई। पहली बार उसके सामने मेरी रेस्ट वॉच आस्तीन से बाहर निकली थी। गाड़ी के रवाना होते ही किसी ने मेरे बंधे हाथों को जुदा किया। मैंने चौंक कर देखा वो जमीला थी। मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए वो आहिस्ता से बोली, चुल्लू भैया, घर चलते हैं। और मैं भी भारी कदमों के साथ चल पड़ा।